डिस्ट्रैक्शंस के लिए मैं सबसे पहले तो सोशल मीडिया का बोलूँगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इसको आप बिल्कुल बंद कर दो। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है मेंस में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये पूछा जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करने से फ़ायदा हुआ कि मुझे उन चीज़ों पे पॉइंट्स भी मिल गए, स्पीड भी बढ़ गई और मेरा पेपर कंप्लीट हो गया। ज़्यादा आप मोटिवेशनल लेक्चर्स भी मत देखो, बिकॉज वो आप लेक्चर्स ही देखोगे मोटिवेशन हो जाओगे 2 मिनट के लिए, फिर वही बैक टू द स्क्वायर वन। तो स्मार्ट वर्क करना है कि प्रीवियस 5 साल में मेंस में क्या पूछा गया है, प्रीवियस 10 साल में प्री में क्या पूछा गया है, और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए, ना कि आप लग जाए जस्ट। तो ये रिवीजन की स्ट्रेटेजी होती है थ्रू टेस्ट पेपर्स एंड थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बिकॉज आप हवा में रिवाइज करोगे तो आप कुछ भी ऐसी चीजें रिवाइज कर लोगे जो काम की नहीं है। का विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि वाई यूपीएससी, कि यूपीएससी करनी क्यों है, और अगर ये कर लिया तो आपको मिलेगा क्या। Hello, everybody. This is Avinash Agarwal, your host for today. I welcome you all on behalf of Disha Publication. Today, we have a very, very interesting guest, Rachit Gupta. Rachit Kumar Gupta. Rachit Kumar Gupta has secured an All India rank 286 in UPSC 2021. He comes from Jharkhand. He has graduated from Indian School of Mines, Dhanbad. Surprisingly, his optional was chemistry, which जो कि बहुत सारे students का optional नहीं होता है. And another very, very important thing which we all can learn from Rachit Kumar Gupta is that he has been able to clear this exam in his 5th attempt. So he has a lot of things to share with us. So without coming between you and Rachit, I would now welcome Rachit to the show. Thank you, sir. Thank you so much for the invitation. Thank you, Rachit. Thank you. So, Rachit, the basic idea is to take your message. The basic idea is to take your struggle. The basic idea is to take your strategy, your entire preparation methodology to as many students as possible. And there are thousands of students who would be watching this video and would be looking forward for this life-changing advice which you would be sharing with them. So, I would request you, प्लीज ओपन बिंदास होके बोलिए, जो मन की दिल की बात है वही बोलिए। आपकी एक बात लाखों बच्चों का फ्यूचर बदल सकती है। इस इंटेंशन के साथ हम इस इंटरव्यू को कंडक्ट करेंगे। डीप डाइव जाएंगे स्ट्रैटेजी के अंदर, जो बारीक पहलू हैं तैयारी के, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। और चूंकि जैसा मैंने आपसे कहा, आपने पहले 5 अटेम्प्ट दिए, तो बहुत सारे आपने भी अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। आपकी स्टोरी एक परसिवरेंस की स्टोरी है। सो इससे पहले कि हम यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर चलें, क्विकली रचित आप अपना बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएंगे। स्कूलिंग कहाँ से हुई और कैसे आपके मन में कब आया कि हाँ भाई मुझे यूपीएससी क्रैक करना है? सर, बेसिक स्कूलिंग मेरी गांव से हुई है। एक्चुअली मेरी झारखंड में एजुकेशन है, राजस्थान से मैं रहने वाला हूँ। तो गांव से मैंने 8th क्लास तक 7th क्लास तक पढ़ाई की, हिंदी मीडियम। देन सवाई माधोपुर राजस्थान आ गया। देन यहाँ से मेरी प्राइमरी के बाद सेकेंडरी एजुकेशन हुई। देन उसके बाद 11th में मैं कोटा गया, बट वहां से गिव अप करके आ गया कि मुझसे नहीं हो पाएगा, केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आती। देन घर से मैंने रह के आईआईटी का प्रिपरेशन किया एंड आई गोट सेलेक्टेड फॉर आईआईटी जेई। देन उसके बाद जब मैंने कॉलेज में था तो वहां पर कुछ लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वहां से मुझे एक थोड़ा आइडिया लगा कि हाँ क्या यूपीएससी है। बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मुझे जॉब लेनी पड़ी। तो जॉब मैंने ली टीचिंग फील्ड में। 4 साल मैंने बच्चों को आईआईटी जेई के लिए केमिस्ट्री पढ़ाया। शुरुआत में मैंने 3 अटेम्प्ट दिए, तो ड्यू टू टाइम भी नहीं मिल पाता था जॉब के साथ, तो 3 में प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया। देन 4th अटेम्प्ट में मैं कोविड के बाद घर आ गया। देन घर से प्रिपरेशन शुरू की। देन घर पे आने के बाद ये हुआ कि बीमार पड़ गया, ट्यूबरक्लोसिस एंड ऑल हो गया। फिर उसके बाद फिर प्री निकला बट मेंस नहीं निकला ड्यू टू दिस। देन फिर से कोविड आया और मैंने जो भी अपनी कमियां थी तो वो 5th अटेम्प्ट में दूर की। तो जर्नी की शुरुआत हुई थी मेरी कॉलेज के टाइम से, बट ढंग से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया कोविड के बाद से। और मोटिवेशन मेरा यही था कि जब मैं टीचिंग फील्ड में था तो बच्चे काफ़ी लोग हैं जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते थे। उनको ये रहता था कि सर इसके लिए कोचिंग करनी ही पड़ेगी। बट मैंने कहा कि नहीं, आई कैन डू इट विदाउट कोचिंग। तो ये मेरा एक मोटिवेशन था कि हाँ बच्चों को बताए कि बिना कोचिंग के भी कुछ हो सकता है। दूसरा, एजुकेशन सेक्टर में हम किस तरह से काम करें कि बच्चों को एजुकेशन अफोर्डेबल मिल पाए। बिकॉज उस टाइम मैंने देखा था कि ये प्रॉब्लम रहती है जनरली कि अफोर्डेबल एजुकेशन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। तो ये कुछ मोटिवेशन थे मेरे। तो रचित, क्या आप कह रहे हैं कि आपने बिना किसी कोचिंग के डायरेक्टली कोचिंग की हेल्प के यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है? यस सर, मैंने कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं ली। मैं कभी राजेंद्र नगर में भी नहीं रहा, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की। मैंने बस स्टैंडर्ड बुक्स जो थी उनका सहारा लिया। मृणाल सर जो मेरे फेवरेट है आज तक, तो उनका सहारा लिया मैंने कि वो किस तरह से पढ़ाते थे। तो
ये मेरा रहा सर इसमें। So that's a very, very powerful message. So we have one very, very important message coming on, because there are thousands and thousands of probably lakhs and lakhs of aspirants जो सोचते हैं कि कोचिंग के बिना हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट एक बड़ी छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, ये यूपीएससी से रिलेटेड तो नहीं है बट जेई से रिलेटेड है। एक बार एक स्टूडेंट के पास में गया, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट समझते हैं कि इस कोचिंग में हो गया या ये टीचर मिल गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक जेई के टॉप नॉच फैकल्टी के साथ बैठा था, तो उसने कहा अगर मेरे हाथ में ही बच्चों का सिलेक्शन होता तो मेरा बच्चा 2 अटेम्प्ट दे चुका, मैं अपने बच्चे का सिलेक्शन नहीं करवा पाया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि कहीं पे भी हम जाते हैं, किसी भी कोचिंग में जाते हैं, किसी भी जगह हम जाते हैं, सिलेक्शन इस चीज पे निर्भर नहीं है कि हमें कौन पढ़ा रहा है या वो हमें क्या दे रहा है, बल्कि इस चीज पे भी डिपेंडेंट करता है कि उस टीचर से हम क्या ले रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग दूसरी बात जो निकल के आई रचित, वो ये आई कि एक स्टेज पे आपने कहा कि 12th क्लास में जब आप जेई की तैयारी कर रहे थे, कोटा से आप गिव अप करके आ गए कि केमिस्ट्री मुझसे ना हो पाएगा या हम नहीं कर पाएंगे, और बाद में आपने जेई भी क्लियर किया और केमिस्ट्री ही बच्चों को पढ़ाया, वो भी 3-4 साल में देख रहा हूं। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो रचित, कितने घंटे की पढ़ाई, अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, कोई एस्पिरेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो कितने घंटे की पढ़ाई? बिकॉज ये बड़ा ही मतलब कंसेप्शन है, मिसकॉन्सेप्शन है कि हम समझते हैं कि यूपीएससी क्रैक करना है तो घिसना तो पड़ेगा, रगड़ना तो पड़ेगा 12, 14, 16 घंटे। मतलब व्हाट इज इट ऑल अबाउट? इज इट अबाउट स्टडिंग 14 to 16 आवर्स अ डे? क्या ये डिमांड करता है यूपीएससी इतनी? सर एक्चुअली डिमांड ये जो 14 to 16 आवर्स है लास्ट के टाइम पे जरूर होती है, बट आपको एक टारगेट सेट करके पढ़ना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा, तो मैंने सेट कर लिया टारगेट कि आज मुझे या 2 दिन बाद ये खत्म करना है। तो उसके लिए आप कितने भी आवर्स पढ़ो, बिकॉज क्वालिटी मैटर्स करती है, क्वांटिटी आप कितना भी रखो। तो कई बार वो टारगेट 4 घंटे में भी पूरा हुआ है, कई बार 6 में भी हुआ है, कई बार 15 में भी हुआ है। तो आपको पढ़ना टारगेट के हिसाब से। और मैं ये कहूंगा कि आप डेली टाइम टेबल ज्यादा मत बनाइए कि आप रोज का टाइम टेबल बना लिया 8 से 8:30 ये करना है, 9 से 9:30 ये करना, बिकॉज दोज टाइम टेबल नेवर वर्क। आपको एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। तो टाइम टेबल आप उस तरह का बनाइए जो कि आपका डुएबल हो, और उसमें आप एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ रखिए। आप ऐसा नहीं है केवल बुक्स में लगे हुए हो, वरना 10 से 15 दिन में आप गिव अप कर दोगे। तो मैंने टाइम टेबल में इंटरटेनमेंट भी ऐड किया था, जैसे फॉर एग्जांपल किसी फ्रेंड से, 1 या 2 फ्रेंड होते हैं आपके खास, उनसे बात करना। उसके अलावा कभी कोई शादी अगर हो जाती है आसपास तो मैं उसमें भी जाता था, बिकॉज 1 आवर के लिए ही जाता था, बट उससे आप अच्छा खाना खाओगे तो आपको एक अच्छा फील होता है। तो ये एक चीज मेरी रही थी प्रिपरेशन के दौरान कि शादियों में भी जाना है, सॉन्ग्स भी सुनने हैं, बट पढ़ाई के लिए टारगेट सेट करके पढ़ना है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आई। 2 बातें आपके इस आंसर से मेरे को निकल के आई। पहली बात तो आपने ये कहा कि रेदर देन कि हम ये डिफाइन करें कि 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, हम ये डिफाइन करें कि हमें कितना पढ़ना है। इट इज नॉट अबाउट इट इज नॉट अबाउट नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी, इट इज ऑल्सो अबाउट व्हाट हैपेंस इन दोज नंबर ऑफ आवर्स। दूसरी चीज जो कि मैं रचित के आंसर से समझा हूं, और मैं एडवाइस करूंगा सभी एस्पिरेंट्स को, कि हमें कोई ना कोई हॉबी अपनी पकड़ के रखनी है। अनवाइंड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बर्नआउट हो सकता है। तो अनवाइंड होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हम भी और बहुत सारे टॉप एडुकेटर्स भी कहते हैं कि आप कोई भी एक हॉबी पकड़िए, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वॉकिंग हो, कुछ भी हो। तो बड़ी बड़ी एक और बात बताइए रचित, चूंकि ये लॉन्ग जर्नी है यूपीएससी की प्रिपरेशन, और खासतौर से आपने तो बहुत लंबी जर्नी की है, 5 साल तक इसकी हिम्मत और हौसला बनाए रखना कि अपने लक्ष्य की तरफ आगे वो बढ़ते चले एक तरीके से। तो इस सारे फेज के अंदर डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर रखें? या फिर आपने जहां पे बात कही कि क्वालिटी ऑफ स्टडी डिपेंडेंट है, रेदर मोर इंपॉर्टेंट है रेदर देन क्वांटिटी ऑफ स्टडी, तो कैसे वो उस स्टेट के अंदर हम घुसें जिसको हम डीप फोकस और कंसंट्रेशन कहते हैं, जिसको हम फ्लो स्टेट भी कहते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे होते हैं 3 घंटे और अचानक हो जाता है काम 5-6 घंटे का? सर डिस्ट्रैक्शंस के लिए मैं सबसे पहले तो सोशल मीडिया का बोलूंगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसको आप बिल्कुल बंद कर दो। ट्विटर पे मैंने कभी आईडी नहीं बनाई, इंस्टाग्राम पे कभी कभी मैं ओपन करता था, फेसबुक मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। केवल व्हाट्सएप चालू रखा, दैट टू फॉर द शेयरिंग ऑफ नोट्स एंड ऑल, एंड टेलीग्राम चालू रखा। दूसरा होता है आपका डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए कि आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि वाई यूपीएससी, कि यूपीएससी करनी क्यों है, और अगर ये कर लिया तो आपको मिलेगा क्या। तो उसके लिए आप स्टोरीज अगर देखोगे, कुछ कुछ हर साल 10 सिविल सर्वेंट्स को अवार्ड मिलता है, बेस्ट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, तो मैं वो देखता था, बिकॉज वो एग्जाम्पल एथिक्स में भी काम में आते थे और एक मोटिवेट भी करते थे कि किस तरह से इन सिविल सर्वेंट्स ने समाज में अच्छा काम किया है। तीसरा मैं कुछ सिविल सर्वेंट्स के वीडियोस देखता था,
जस्ट एग्जांपल ओपी चौधरी सर है तो उनके कुछ वीडियोस देख लिए, जुनैद अहमद सर है उनके कुछ वीडियोस देख लिए, बस 2-3 सिविल सर्वेंट्स के आप दिन भर अगर देखोगे तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो और यूट्यूब पे स्पेशली, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है, आप कुछ देखने लगते हो तो आपका पूरा टाइम निकलता जाता है। तो यूट्यूब को मैंने यहाँ पर लिमिट कर दिया कि उसमें फिल्टर टाइप लगा दिया कि मुझे यही यही चीजें देखनी है। तो रिकमेंडेशंस भी मेरे यूपीएससी वाले ही, या फिर कुछ जो भी टीवी सीरीज या फिर जो भी एंटरटेनमेंट का वही आता था, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं। कभी ज्यादा आप मोटिवेशनल लेक्चर्स भी मत देखो, बिकॉज वो आप लेक्चर से देखोगे मोटिवेशन हो जाओगे 2 मिनट के लिए, फिर वही बैक टू द स्क्वायर वन। तो सिविल सर्वेंट से आप मोटिवेट हो सकते हो, आप अपने गोल में आपको क्या मिलेगा उससे आप, ये मेरे 3 चीजें करता था। प्लस फैमिली सपोर्ट कांस्टेंट रहा मेरा। तो कभी आपको लग रहा है डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या कुछ डाउन है, तो उनसे आप बातें करो तो आप एक को एक अच्छी फील होगी। हाँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रचित ने रिप्लाई किया, और मैंने आपके इस आंसर से एक जो 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 चीज पिक की वो है योर वाई शुड बी वेरी क्लियर। योर वाई शुड बी वेरी क्लियर। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का वाई क्लियर नहीं होता, उनका वाई जो ड्रिवन होता है कि फलाने ने यूपीएससी क्रैक किया, ये सोसाइटी कह रही है, पेरेंट्स कह रहे हैं, टीचर्स कह रहे हैं, तो मैं भी यूपीएससी कर लेता हूँ। तो वाई अगर आपका क्लियर होता है, अगर वाई क्लियर होता है, तो हाउ, मतलब उसको कैसे करना है, वो अपने आप उसका रास्ता बनता चला जाता है। और वाई अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आपको डिस्ट्रैक्शन भी कम होगा और आपका फोकस्ड अप्रोच बना रहेगा। और इसके अलावा सोशल मीडिया को तो ऑब्वियसली हमें मैनेज करना है और मॉनिटर करना है। टेक्नोलॉजी को हम खत्म तो नहीं कर सकते, बट उसको किस तरीके से हमें अपने फ्रेंड बनाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो रचित, अगला क्वेश्चन मेरा ये है रिगार्डिंग द कंटेंट, बिकॉज यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसका सिलेबस जो है इज लाइक एन ओशन व्हिच नेवर एंड्स। एवरीथिंग प्रॉब्ली अंडर द स्काई कम्स अंडर इट्स सिलेबस। ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है कि या ये चीज, तो कैसे हम अपनी रेफरेंस स्टडी मटेरियल को चूज करें। एनसीईआरटी के नया एडिशन, पुराना एडिशन, में बहुत एस्पिरेंट से बात करता हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज मैं भी ये मतलब, तो किस तरीके से हम अपनी रिसोर्सेज जो हैं जो कि हमें डायरेक्शन देंगी, उन रिसोर्सेज को कैसे सेलेक्ट करें। सर मैंने अपने रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे। अगर मैं डिटेल में थोड़े थोड़े रिसोर्सेज बताऊं तो प्रीलिम्स के लिए जैसे करंट अफेयर में बच्चों का डाउट होता है, तो करंट अफेयर में मैं न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ता था 1 घंटे या सवा घंटे। उसके बाद आईएएस पार्लियामेंट डेली उस पर कॉमेंट्री निकालता है या नोट्स निकालता है प्रॉपरली साइट पे, 2 या 3 इश्यूज होते हैं वो मैं पढ़ लेता था, उसके नोट्स एवर नोट में सेव कर लिए, आपका ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। देन मैं करता था इनसाइट से 10 क्वेश्चंस डेली सोल्व, तो उससे उसको एवरनोट पे सेव कर लिया, तो आपने जो पढ़ा उसका रिवीजन हो गया। नेक्स्ट चीज मैं करता था वो मृणाल सर, कि मृणाल सर कमेंट्री करते हैं इस पे, तो मृणाल सर एक फनी वे में सारा करंट अफेयर आपका कवर करवा देते हैं। उनकी कमेंट्री में खाना खाने के बाद जब भी घूमता था तब मैं कवर करता था। तो इस तरह से मेरा करंट अफेयर का पूरा कवर हो गया। देन लास्ट में मंथली मैगजीन पढ़ ली, तो वो आपका मंथ के एंड में रिवीजन भी हो गया। तो ये आपका पूरा पूरा करंट अफेयर का स्ट्रेटेजी था, इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। देन फिर आता है कि जैसे बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको क्या करना होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना होता है। जैसे कोई भी आप बुक ले लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, जैसे दिशा भी निकालती है, अरिहंत भी निकालते हैं, बहुत सारी बुक्स आती है। तो करंट अफेयर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है 10 साल के, उनको आप देखिए प्रीलिम्स के लिए कि क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। इस लास्ट ईयर जब मैंने प्री लिखा था तब भी आए थे, जैसे आरबीआई का फंक्शन या फिर बैंकर्स बैंक। तो इस तरह की चीजें आपको वही स्मार्ट वर्क कहलाती है, ये आपका प्रीलिम्स के लिए है। देन रेफरेंस बुक अगर एनसीईआरटी का, तो मैंने कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है एक्सेप्ट 1 या 2 जो बुक आती है आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए। मैंने सोर्सेज रखे, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत रखा, प्लस कुछ कुछ जो टॉपिक्स थे वो मैं पीटी मेंस 365 से कवर करता था या मैगजीन से कवर करता था। पॉलिटी के लिए हो गया, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम हमेशा की तरह। उसके अलावा जो भी टेस्ट सीरीज में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है या जो भी पूछा गया वो मैंने एक तरफ उसमें लिख लिए। देन ज्योग्राफी के लिए मैंने ऋषिकेश सर के नोट्स इधर उधर से देखे, जुगाड़े, उससे मैंने नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया। इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस के नोट्स मैंने जुगाड़े, उनको मैंने पढ़ा। तो सोर्सेज मेरे वही थे जो स्टैंडर्ड होते हैं, बट फर्क ये था कि मैंने रिवाइज उसको मल्टीपल टाइम किया, 15, 20, 25 बार। देन मेंस के लिए आ जाते हैं, तो एक ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स है वो मुझे मिल गए, उन्होंने शेयर किए हुए थे, तो उनको मैंने मल्टीपल टाइम मेंस के टाइम रिवाइज किया, बिकॉज उसमें सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बने हुए हैं प्रॉपरली।
तो उसमें क्या है, आपके सारे टॉपिक्स एक साथ कवर हो जाएंगे। उसमें आप करंट अफेयर मेंस 365 से एडिशन कर लो कि ये नया टॉपिक आया है, एंड यू आर डन। बिकॉज आप अगर ऐसे करने गए तो देर इज नो एंड, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है। बट आपको स्मार्ट वर्क करना है कि प्रीवियस 5 साल में मेंस में क्या पूछा गया है, प्रीवियस 10 साल में प्री में क्या पूछा गया है, और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए, ना कि आप लग जाए जस्ट। न्यूज़पेपर में भी तभी आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे ढंग से। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रही। तो इसमें दो चीजें निकल के आ रही हैं रचित, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपके इस आंसर से जो पिकअप की है। पहला है रिवीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपने कहा 20-25 या पता नहीं 30-35 बार रिवाइज किया। और दूसरा है नोट टेकिंग, नोट टेकिंग। तो थोड़ा सा बताएंगे रिवीजन के लिए कैसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसी चीज को स्ट्रगल करते हैं कि सिलेबस ही नहीं खत्म होता, रिवीजन की बात तो दूरी आती है। तो ऐसे कैसे, मतलब हाउ डू यू, मैं समझ रहा हूँ कि आप नोट्स बनाते होंगे, नोट्स को बार बार रिवाइज करते होंगे, तो थोड़ा सा इस पहलू पे अगर आप कि आपकी नोट टेकिंग या रिवीजन को लेके क्या स्ट्रेटेजी या कोई टेक्निक थी जिससे आप बनाते थे, किस तरीके से मैनेज करते थे? क्योंकि बीस सर पच्चीस बार रिवाइज कर लेना तो मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से इंटरनलाइज हो गई वो चीज, आपके दिल और जहन के अंदर तक एक तरीके से चली गई है। तो उस सर चीज को जैसे कैसे किया जाए? जैसे पॉलिटी का ही बताऊं मैं, तो पॉलिटी को शुरुआत में आप 3 बार या 4 बार पढ़िए, उसके कुछ नोट्स मत बनाओ, अंडरलाइन भी ज्यादा मत करो, आप उसको एक बार रफली उसको पढ़िए। तो शुरू के एक बार पढ़ने में आपको लगभग लगेगा 15 से 20 दिन। देन दूसरी बार पढ़ोगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, तीसरी बार करोगे तो और कम टाइम। तो 3-4 बार आप पढ़िए उसको। देन उसके बाद आप क्या करोगे, उसके जो भी टेस्ट पेपर्स है प्रीलिम्स के मार्केट में मिल जाएंगे, उनको आप लेके आइए और उन टेस्ट पेपर्स को सोल्व करिए। बिकॉज टेस्ट पेपर उसी तरह से बनाते हैं जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है। टेस्ट पेपर 5 से 7 लगा लिया आपने। अब चैप्टर वाइज आप देखिए कि इस चैप्टर में क्या टेस्ट में पूछा जाता है और मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कितना आता है। तो उससे आपका एक एक टॉपिक कवर होता जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहे तो अंडरलाइन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो ये रिवीजन की स्ट्रेटेजी होती है थ्रू टेस्ट पेपर्स एंड थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बिकॉज आप हवा में रिवाइज करोगे तो आप कुछ भी ऐसी चीजें रिवाइज कर लोगे जो काम की नहीं है। अगर आपको केशवानंद भारती केस नहीं पता है यूपीएससी में, तो आई थिंक आपका प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, तो इस तरह के क्वेश्चन, व्हाट आर द एसेंशियल, डीपीएसपी क्या करना चाहता है या फंडामेंटल राइट क्या करना चाहता है, तो ये सारी चीजें रिपीटेडली पूछी जाती है। तो रिपीटेडली अगर पूछी जाती है तो हम उस एरिया पे ज्यादा फोकस करें कि हाँ इसको मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज करता हूँ। तो थ्रू टेस्ट पेपर, थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको उसको रिवाइज करना होता है। तो ये मैंने प्लान किया था कि हाँ इस तरह से मैं रिवाइज करता हूँ। और नोट्स का किस तरीके से था, नोट्स वगैरह किस तरीके से बनाते थे या? सर पॉलिटी के तो जो लक्ष्मीकांत थे उसी में कुछ कुछ एडिशन कर लिया। देन ज्योग्राफी के मैंने लेक्चर्स इधर उधर से देख के उनके नोट्स प्रॉपर बनाए। और उस नोट्स बनाने में आपको जैसे पेज होता है, तो जिस तरह से यूपीएससी की आंसर बुकलेट होती है, आपको उस तरह से उतने ही स्पेस में लिखना होता है। बिकॉज बाकी का स्पेस आप इसलिए छोड़ो कि अगर आपको आगे एडिशन करना है तो उस स्पेस में कर पाओ। तो नोट्स का मैं ये रखता था कि उतना स्पेस में लिख लिया, देन उसको रिवाइज करते टाइम कि हाँ वहां पर मुझे लग रहा है करंट पड़ा है कि हाँ ये मैं ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आरटीआई के मैंने नोट्स बनाए थे 2 पेज के। देन एक रिपोर्ट आई आरटीआई के, 15 साल हो चुके हैं जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर, तो 15 साल में आरटीआई से क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स है आरटीआई की, तो वो मैंने वहां पर ऐड कर लिया कि इतने सारे केसेस पेंडिंग है, तो आपका काम आंसर का पूरा हो गया। देन आरटीआई में सीआईसी के ऑफिस में क्या चेंजेस किए वो एक तरफ लिख लिए, लास्ट ईयर डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये एक प्लान करता था मैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है आपने जो मुझे बताया, मैं उससे थोड़ा सा उसमें ऐड करता हूँ। एक किसी तरीके से यूपीएससी टॉपर का मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जो मैं सब लिसनर से शेयर करना चाहूंगा। उसने कहा यूपीएससी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो एक एस्पिरेंट का क्यूरियोसिटी लेवल। क्यूरियोसिटी बहुत हाई रहना चाहिए आपका। और क्यूरियोसिटी जब किसी चीज का हाई है तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर के अंदर, आप कोशिश कीजिए, अगर वो कुछ नयापन है तो उसको कोशिश कीजिए पुराने नोट्स के साथ कनेक्ट कर सके एक तरीके से। कहीं ना कहीं जब तक वो अगर वो कनेक्शन बन जाता है तो वो चीज इंटीग्रेट हो जाती है और इंटरनलाइज हो जाती है। तो बिल्कुल ये बहरहाल टेस्टिंग के ऊपर मेरा एक अलग से क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम आगे चलेंगे। इससे पहले मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा। ऑप्शनल तो मुझे लगता है आपने बड़े सीधे तरीके से ही चूज किया होगा क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत लोग ऑप्शनल नहीं लेते हैं। तो ऑप्शनल के पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी? सर ऑप्शनल का आपको सिंपल, आपको ऑप्शनल से लगाव होना चाहिए। बिकॉज लंबे टाइम तक आप ऑप्शनल नहीं पढ़ पाओगे अगर आपको लगाव नहीं है। देन आपको ट्रेंड भी इसमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से इस ऑप्शनल में मार्क्स आ रहे हैं। बिकॉज
केमिस्ट्री अगर एज एन ऑप्शनल बताऊं तो थोड़ा टफ पड़ता है। मेरा एक्चुअली आईआईटी जेई के टाइम से ही केमिस्ट्री की तरफ लगाव था, झुकाव था, तो इस वजह से मैंने केमिस्ट्री ऑप्शनल लिया। बट लास्ट ईयर मेरे 224 मार्क्स ही थे केमिस्ट्री में, तो उससे मेंस नहीं हुआ। तो ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि जिससे आप टॉप बात करिए, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है सबसे पहली प्रायोरिटी तो वो रहेगी। देन दूसरा आप बात करिए, ट्रेंड देखिए कि किस ऑप्शन में कितना मार्क्स मिल रहा है, उसके हिसाब से दूसरा आप ऑप्शन का चूज करने का ट्राई करिए। एंड देन थर्ड आता है प्रैक्टिस। तो ऑप्शनल हमेशा लो हैंगिंग फ्रूट होता है यूपीएससी में। 300 मार्क्स अगर आपके ऑप्शनल में आ रहे हैं तो आपको जीएस में मार्क्स कम आ जाएगा तो भी चलेगा। तो ऑप्शनल के लिए ये है कि आपको 4 से 5 महीने में प्रिपेयर हो जाए ऐसा ऑप्शनल चूज करिए, और उसको मेंस लिखने से पहले एटलीस्ट उसकी 10 से 20 या 20 टेस्ट तो आप कैसे भी करके उसके लिखे 3 घंटे के टाइम में। बिकॉज कई बार हम ऑप्शनल चूज कर लेते हैं और टेस्ट नहीं लिखते तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है। लास्ट टाइम मैंने केवल 10 टेस्ट लिखे थे केमिस्ट्री के, इस साल मैंने 25 टेस्ट लिखे, तो वो फायदा मुझे अपने आप मिला ऑप्शनल तो चूज करने का। एक चीज रचित बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है। हालांकि मैंने टेस्ट के बारे में क्वेश्चन लास्ट में रखा था, बट चूंकि टेस्टिंग की बार बार बात आ रही है, तो टेस्टिंग यूपीएससी प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जहां तक मैं समझ रहा हूं। तो आपने किस तरीके से, सिर्फ टेस्ट देना एक पहलू है, टेस्ट के बाद एनालिसिस किस तरीके से करते थे, या टेस्टिंग को एक किस तरीके से हम एक ऐसे टूल की तरीके से समझे जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस को आगे ले जाएं, इंप्रूव कर सके? सर प्रीलिम्स के लिए मैंने अराउंड मैं 10 क्वेश्चन रोज करता था। देन लास्ट के 2 महीने या 3 महीने मैंने टेस्ट देना शुरू किया। तो पर डे में एक टेस्ट लिखता था, सुबह 2 घंटे का शेड्यूल टाइम है उसमें। तो प्रीलिम्स के लिए उस टेस्ट लिख के देन मैं क्या करता था कि दिन भर और कुछ पढ़ता, देन शाम को 3 घंटे उस टेस्ट को लेके बैठता कि हाँ इसमें क्या क्या मैंने गलतियां की है, और उन गलतियों को रेड पेन से मार्क कर लेता, बिकॉज वो आपको लास्ट में रिवीजन करने के काम आएगा। तो ये मैंने हर सब्जेक्ट के लिए किया, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। देन उसके बाद जब लास्ट के 10 से 15 दिन बच जाते हैं आपके पास, तब आपके पास क्या बचता है कि आपके पास है 50 से 60 टेस्ट, आपको इसको रिवाइज करना है। अब पूरे रिवाइज करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो जो लाल मार्क पेन से आपने मार्क कर रखे उसको आप रिवाइज करिए कि हाँ ये मुझे लगा था प्रॉब्लम है और ये मुझे अब समझ में आ गया है। सेम चीज मैंने जो एवर नोट पे सेव किया था उसमें भी मैंने वहां पर कुछ फ्लैग टाइप बना दिया था कि हाँ ये क्वेश्चंस मुझे रिवाइज करने हैं लास्ट में। तो ये टेस्ट का इंपॉर्टेंस प्री के लिए है। देन मेंस के लिए तो टेस्ट सीरीज इसका इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज टाइमिंग, मेंस लिखना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। तो 3 घंटे अगर आप टेस्ट लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेंस में भी आप नहीं लिख पाओगे। तो मेरा ये रहता था कि मैं टेस्ट इसी रूम में, इसी माहौल में देता था कि 3 घंटे में जस्ट लिखूंगा, कोई मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो 2 घंटे 58 मिनट एग्जैक्टली मैं टाइम अलार्म लगाता था और उसमें खत्म करता था, बिकॉज 2 मिनट कभी इधर उधर हो जाते हैं। तो मेरा फिक्स था कि 7 मिनट 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन को, 11 मिनट 15 मार्क वाले क्वेश्चन। तो उस तरह से मैंने अपना टाइम टेबल सेट किया था कि हाँ इस तरह से मुझे टेस्ट लिखने हैं, और वो टेस्ट पूरी ईमानदारी से लिखे हमेशा, 2 घंटे 58 मिनट में ही लिखे। चाहे उसके बाद अगर बच रहा है तो मैं छोड़ देता था उसे। तो शुरू में मैं शायद 13 या 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था, देन बाद में स्पीड अपने आप बढ़ गई। तो ये रोल होता है टेस्ट सीरीज का। और टेस्ट सीरीज मेंस के लिए स्पेसिफिकली आपकी, मैंने जो पढ़ाई की वो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग ही की, बिकॉज मेंस मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है मेंस में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये पूछा जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करने से फायदा हुआ कि मुझे उन चीजों पे पॉइंट्स भी मिल गए, स्पीड भी बढ़ गई, और मेरा पेपर कंप्लीट हो गया। तो टेस्ट एक तरीके से एक एंकर का काम करता है आपकी सारी तैयारी को। सारी तैयारी एक स्टेज के बाद, जहां तक मैं समझा हूं आपकी बात से, टेस्ट के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एक तरीके से टेस्ट ही आपको फीडबैक देता है। आपने टेस्ट को एक रिवीजन के माध्यम के लिए भी यूज किया, टेस्ट को आपने स्पीड के लिए भी यूज किया, टेस्ट को आपने टाइम मैनेजमेंट के लिए भी यूज किया। तो टेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पे रचित की बात से मैं एक और क्यू पिकअप करना चाहता हूँ कि टेस्ट तभी टेस्ट है जब उसका प्रॉपर एनालिसिस किया जाए। अगर हम टेस्ट को विद एनालाइज नहीं करते तो वो एक क्वेश्चन बैंक बन के रह जाता है। टेस्ट तभी टेस्ट है जब हम उसको उन्हीं स्थितियों में, उन्हीं परिस्थितियों में, उसी टाइम फ्रेम के अंदर वही एग्जाम प्रेशर और टेंशन फील करते हुए दें। अगर हम टेस्ट देने बैठ जाते हैं और उसको 3 घंटे के टेस्ट को हम 4 घंटे में पूरे कर रहे हैं तो वो टेस्ट नहीं, वो एक तरीके से क्वेश्चन बैंक का सेशन बन जाता है। रचित, एक और चीज में बड़ा क्यूरियस हूं जानने के लिए, क्योंकि आपकी बड़ी लंबी जर्नी रही, 5 अटेम्प्ट तक रही, तो क्या क्या इस अटेम्प्ट में क्या क्या गलतियां हुई? ऐसा क्यों हुआ कि पहले 3 अटेम्प्ट में हम प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाए,
चौथे में प्रीलिम्स क्लियर कर गए, चौथे में मेंस नहीं क्लियर कर पाए, और फिर सब कुछ सही होता चला गया। तो मतलब क्या पहले 3 अटेम्प्ट में हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, या सीरियस नहीं थे, या कुछ गलतियां कर गए? मैं मतलब हर पहलू के हर पड़ाव में कुछ कुछ ब्रीफली जानना चाहूंगा, कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं और रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं कि भाई पिछले अटेम्प्ट में हमने क्या गलत किया जो इस बार सुधारें। सर, शुरू के 3 अटेम्प्ट में गलती ये थी कि मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाया। देन एक टेस्ट सीरीज मैंने कभी जो भी ज्वाइन नहीं की प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली। आप ज्वाइन मत करो। मैं आप मार्केट में अवेलेबल है 40 टेस्ट, 20-25 का एक मिल जाता है 1000 रुपए में सारे टेस्ट। तो मैं कभी उनको लाया ही नहीं घर पे। मैं क्या है, बस थोड़ा बहुत पढ़ा इधर उधर से और मैंने एग्जाम लिख दी। देन जॉब के टाइम प्रिपरेशन पूरी हो भी नहीं पाई। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज नहीं किया। तो दो बड़ी गलती, टेस्ट सीरीज नहीं लिखना एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं करना। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आपको प्रीलिम्स में। तो ये चीजें मैंने 4th अटेम्प्ट में की कि मैंने प्रॉपरली टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, अ, वही जो मार्केट में अवेलेबल है। देन मैंने डेली करंट अफेयर भी सॉल्व किया, डेली करंट अफेयर ढंग से पढ़ा भी, जिससे कि मेरा करंट अफेयर का डर खत्म हो गया। देन कुछ पोर्शन के मेरे पास नोट्स नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स मैंने मृणाल सर से पढ़ी थी यूट्यूब पे, बट मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए। ज्योग्राफी मैंने पढ़ी बट उसके नोट्स नहीं बनाए। और जबकि ये दोनों सब्जेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के साथ। तो इन तीनों के मेरे पास ढंग से नोट्स नहीं थे। तो मैंने क्या किया, इन तीनों के नोट्स नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्रॉपरली बना लिए और उन्हीं नोट्स को मैंने मल्टीपल रिवाइज किया। तो इस वजह से मेरा 4th अटेम्प्ट में प्री निकल पाया। देन मेंस का प्री के बाद ज्यादा आइडिया था नहीं, बिकॉज जॉब के टाइम आप नहीं करते हो ज्यादा तैयारी। आप सोचते हो प्री हो जाए फिर मेंस की तैयारी करेंगे। तो मैंने नोट्स निकाले, उनको रिवाइज किया। बट एग्जाम में वो नींद वाली प्रॉब्लम की वजह से आई कुड 66, मैंने शुरू के 5 पेपर बिना सोए लिखे तो मेंस में। तो वहां पर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई कि मैं ढंग से लिख नहीं पाया और ज्यादा रिवाइज भी नहीं कर पाया। तो इस वजह से मेरे साथ मेंस में प्रॉब्लम रही। देन केमिस्ट्री एक ऑप्शनल का जो प्रॉब्लम आता है कि ऑप्शनल में प्रॉब्लम ये हुई कि ऑप्शनल में भी वही रिवीजन की दिक्कत। तो हर जगह ले दे के बात यही थी कि रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाया। देन 5th अटेम्प्ट में मैंने जो 4-5 महीने कोविड के टाइम मिले तो वहां पर देखा कि केमिस्ट्री में क्वेश्चंस किस तरह से लिखे जाते हैं, आंसर्स टॉपर्स की जो भी कॉपीज थी उनको देखा कि हाँ ये इस तरह से लिखता है। तो वहां से मैंने सोचा कि हाँ ये मैं लिख सकता हूँ, उसको कॉपी करते हैं हम लोग। देन एथिक्स में मैंने देखा कुछ टॉपर्स की कॉपी की, हाँ ये एक्स्ट्रा लिख रहे हैं तो वहां से मार्क्स बढ़ा लो। ऐसे जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आप लिखते ही नहीं हो। तो मैंने ऐसे भी लिखे बिकॉज फर्स्ट फोर्थ में मेरे 97 मार्क्स थे ऐसे में, जो कि काफी कम है। तो ऐसे मैंने लिखना शुरू किया, काफी ऐसे लिखे, अपने दोस्तों से रिव्यू करवाए तो उन्होंने बताया कि हाँ ये कमी है। तो लो हैंगिंग फ्रूट्स जो थे उनको मैंने पकड़ा। देन आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, आर्ट एंड कल्चर मैंने ढंग से कभी रिवाइज नहीं किया था अब टिल 3rd अटेम्प्ट। बट फोर्थ से मैंने उसको, उसके भी एक प्रॉपर नोट्स बनाए बिकॉज वो मेंस में आपको हेल्प करता है प्रीलिम्स के साथ साथ। लास्ट ईयर मेंस में 55 मार्क्स का आर्ट एंड कल्चर पूछा गया था। तो इस तरह से जो जो मेरे वीक पॉइंट्स थे उसके मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, उनको लिंक कर दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एंड करंट अफेयर से। और उसके बाद ही ये जर्नी थोड़ी स्मूथ हो पाई। तो मैं तो अगर सुनने में तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल आसान है, क्योंकि मैं जो इतनी बात आपकी बात से समझ पा रहा हूँ रचित, तो 4 पॉइंट्स मैंने पकड़े आपके अभी तक जो हमारी तकरीबन 30 मिनट बात हो चुकी है। सबसे पहला पॉइंट आपने कहा प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस की क्या पूछा जा सकता है। दूसरा पिलर जो आपने बताया वो नोट टेकिंग बताया। तीसरा पिलर बताया मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। और चौथा पिलर बताया आपने टेस्टिंग, जो कि सारी चीजों को समेटता हुआ चलता है एक तरीके से, सभी पहलू, चाहे वो नोट्स हो, चाहे रिवीजन हो, चाहे एनालिसिस हो, सभी चीजों को। तो बेसिकली ये 4 चीजें मैं अभी तक पकड़ पाया आपसे बातचीत करते हुए, ये 4 स्तंभ में। बट क्या ये बात समझने में 3 अटेम्प्ट निकल गए, या पहली, क्या ऐसा क्यों, क्या हमें एज एन एस्पिरेंट क्या हमें रियलाइज नहीं होता कि क्या हम गलती कर रहे हैं? क्योंकि मैं जैसे कई बार एस्पिरेंट से पूछता हूं तो एस्पिरेंट जो ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो ये नहीं समझते कि क्या कमी रह गई। वो यही समझते हैं जब कमी की बात होती है कि शायद पढ़ाई में कमी रह गई हो, शायद और पढ़ना चाहिए था, शायद ये नहीं किया, शायद वो नहीं किया। और अगर मैं रचित गुप्ता से पूछूं तो क्या ये समझने में 3 अटेम्प्ट निकल गए? सर एक्चुअली क्वेश्चन जो एग्जाम की डिमांड समझने में ही 3 अटेम्प्ट चले गए कि एग्जाम डिमांड क्या कर रहा है। बिकॉज आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ने बैठते हो तो कई बार हम लोग वो न्यूज़ पढ़ लेते जो ज्यादा काम की नहीं है और वो मिस कर देते जो सबसे ज्यादा काम की है।
तो इसको समझने में मेरे साथ प्रॉब्लम यही थी कि मैं जॉब भी कर रहा था, तो शायद मैं इतना टाइम डिवोट नहीं कर पाता था, प्लस जॉब के साथ साथ आपके और भी ऑब्लिगेशंस होते हैं। बट जब इसकी डिमांड समझी, तो डिमांड अगर आप समझ लेते हो तो आई थिंक ये 2 साल या 2.5 साल में आप पूरा कवर करके यू कैन गेट अ रैंक। तो ये आपको रखना है। देन ऑब्वियसली चाय पे चर्चा, लाइब्रेरी में फालतू की बातें, देन आप किसी बुक स्टोर पे चले जाओगे, वहां पर 50 तरह की बुक्स मिल जाएगी, तो वो सब आपको नहीं करना है, बिकॉज वो सब करोगे तो लंबी जर्नी हो जाती है। मैं तो बिल्कुल, बड़े इस पॉइंट से ही बड़ा ही क्यूरियोसिटी मेरी राइज हुई। एक और इंटरव्यू में मैंने पिकअप किया था यही पॉइंट। उस टॉपर ने मुझसे ये कहा कि सर, जो इस एग्जाम को समझ गया कि क्या है एग्जाम, उसका खेल आसान हो गया, और जो नहीं समझा वो भागता रहेगा। इट इज नॉट एट ऑल अबाउट रनिंग फास्ट, इट इज अबाउट रनिंग इन द राइट डायरेक्शन. It is not about studying 10 to 12 books of a single subject. It is only and only about studying one or two books and not only completing them but revising them multiple times. So यही बात जो आपने बिल्कुल कीवर्ड जो मैं चाह रहा था, ये सारा खेल समझ का है। पल्स पकड़ ली, जिसने पल्स पकड़ ली एग्जाम की, कि क्लैरिटी आ गई कि बॉस क्या है क्या नहीं है, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अदरवाइज आप कितनी भी मेहनत और कितने भी अटेम्प्ट लगा दीजिए, और जैसा कि आपने कहा, कई बार पल्स पकड़ने में और क्लैरिटी या समझ बनने में कई बार 2-2, 3-3 अटेम्प्ट भी निकल जाते हैं विदाउट रियलाइज होना। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट यही समझते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं, कि शायद तैयारी में कमी रह गई, शायद तैयारी में कमी रह गई। एक और साइड का क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा बिना कोचिंग की सहायता से आप तैयारी कर रहे थे, और मेंस के पेपर को किस तरीके से सेल्फ इवेल्युएट कैसे करे स्टूडेंट? या आप अपने फ्रेंड से करवाते थे, या आप लोगों ने कोई स्टडी ग्रुप बना रखा था? एक स्टूडेंट जो जिसके पास कोचिंग की हेल्प नहीं है, वो अपने मेंस के आंसर पेपर को कैसे इवेल्युएट करे, सेल्फ इवेल्युएट कैसे कर सकता है? सर, मेंस के लिए मैं कहूंगा कि मैंने टेस्ट सीरीज का सहारा लिया था किसी कोचिंग का, बिकॉज वो आपके लिए जरूरी हो जाता है। सेल्फ इवेल्यूशन आप ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो कोचिंग से जो फीडबैक आते थे मेरे, जो भी, तो उसको मैं ढंग से देखता था। फिर उसी टेस्ट पेपर पे एक उनका सेशन भी रखते थे वो ऑनलाइन, तो उस सेशन को मैं अटेंड करके अपने जो टेस्ट पेपर है उसमें नोट कर लेता था कि हाँ, यहाँ पर ये और लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एनालाइज किया, बिकॉज टेस्ट सीरीज तो आपको लेनी पड़ेगी। कई बार कई टॉपर्स हवा में बोल जाते हैं कि मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली, मैंने लक्ष्मीकांत भी नहीं पढ़ी, तो वो सब सर मुझे सही नहीं लगता, वो मिसगाइड करने वाली बातें हैं। तो टेस्ट सीरीज आपको एक टाइमिंग का बताएगी, और टेस्ट सीरीज को एवेल्युएट करने का आप फ्रेंड से भी करवा सकते हैं। फ्रेंड आपको बताएगा, या फिर खुद अगर आप कर रहे हो तो 4 से 5 दिन बाद करिए, बिकॉज उससे आपको पता रहेगा कि हाँ, मैं ये और पॉइंट लिख सकता था नए नए। आप अगर सेम डे करोगे तो आप सेम ही माइंडसेट में होते हो। तो टेस्ट सीरीज के लिए मैं इसके लिए कहूंगा कि टेस्ट सीरीज हेल्पफुल थी, नो डाउट। रचित, आपने अपने पिछले आंसर के अंदर एसए वाले पेपर की बात की थी। ये जनवरी का तो जो यूपीएससी का एसए वाला पेपर था, वो एक सरप्राइज था, क्योंकि आठ सारे के सारे क्वेश्चन फिलोसफिकल थे। तो आप वर यू शॉक्ड और वर यू सरप्राइज्ड और वर यू प्रिपेयर्ड? बिकॉज अदरवाइज हर बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन फिलोसफिकल होते हैं और कुछ क्वेश्चन बड़े ही ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं। सर, आई वॉज इनिशियली आई वॉज शॉक्ड, बट मैंने क्या किया था कि ऐसे के जो 3 साल के पेपर्स थे, तो उनके 24 जो टॉपिक्स थे उनके लगभग एनेक्डोट्स प्रिपेयर कर लिए थे पहले ही। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, सिंप्लिसिटी इज अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। तो इसका मैंने एक अच्छा एनेक्डोट प्रिपेयर किया यूट्यूब से देख के और इधर उधर से। तो उसके बाद एक क्वेश्चन आया, देयर आर बेस्ट प्रैक्टिस टू बेटर प्रैक्टिस। एनेक्डोट का मतलब क्या है? एनेक्डोट मतलब उसका जो भी क्या क्या मैं इसमें लिख सकता हूँ, जो अच्छा भी अच्छा, उसका मतलब एक फ्लो डिसाइड कर फ्लो लिया। फ्लो सेट कर लिया, एनेक्डोट शुरुआत कर, तो उसके बाद बेसिक उसका जो भी, हाँ, ये पॉइंट्स इसमें लिखा है। तो जब देयर आर सिंपल बेस्ट प्रैक्टिस टू बेटर प्रैक्टिस, तो मैंने सोचा कि हाँ, ये सिंप्लिसिटी इज अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन से इसको थोड़ा बहुत मैं लिंक कर सकता हूँ, क्योंकि बेस्ट और बेटर, हमको अभी कुछ बेस्ट लगता है बट वी कैन मेक इट मोर बेटर, एंड सिंप्लिसिटी भी वही है। तो उस तरह से मैंने इस ऐसे को लिखा कि फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी एक बेस्ट लगती है लोगों को, बट उसको बेटर क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो एजुकेशन है उसमें बेटर हम क्या कर सकते हैं, न्यू तालीम बाई गांधी जी। हेल्थ में हम बेटर क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे हम फोकस करें। सिंप्लिसिटी इज अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन में अगर आप देखोगे तो व्हाट इज सिंप्लिसिटी, कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, तो वही अल्टीमेटली आपको बीमारियों से बचाएगी। सिंप्लिसिटी क्या है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, वही आपको समझ देगी। तो इन दोनों को मैंने लिंक कर दिया, तो वो एक अच्छा ऐसे बन गया।
तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिप्लाई है, बिकॉज आज मैं एस्पिरेंट से पूछता हूं तो सबसे ज्यादा ऐसे के पेपर के लिए भी चिंता रहते हैं, बिकॉज दोनों ही सेक्शंस इस बार फिलोसफिकल थे। तो आपकी बात से मैं ये समझा कि पिछले कुछ सालों के पेपर देख के उनको प्रॉपरली एनालाइज कर लो और उनका एक फ्लो टाइप्स बना लो या उनका एक रफ आउटलाइन स्ट्रक्चर टाइप्स कर लो कि इस तरीके का आता है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो भी सकता है कि जो एसेज आए हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पिछले 2-3 साल के एसओ से कुछ इंस्पायर होकर आप उसको लिख सकते हैं। इंटरव्यू के बारे में क्या कहना है? इंटरव्यू में क्या देख रहे हैं, क्या तैयारी की जाए, कैसे किया जाए? क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने कहीं पढ़ा था, इंटरव्यू इज इक्वल टू इनर व्यू। इनर व्यू वो आपके अंदर की जानने की कोशिश करेगी क्या है आपके अंदर। तो क्या हुआ इंटरव्यू से रिलेटेड? कोई किस्सा, कहानी या कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो? सर 2-3 चीजें हुई थी जो मैंने प्रेडिक्ट कर रखी थी कि ये हो सकता है। जैसे मेरी हॉबी कुकिंग है, तो मैंने कुकिंग डाला, तो राजस्थान से हूँ तो पहला क्वेश्चन उनका कि क्या बना लेते हो, तो दाल बाटी सब कॉमन बोलेंगे। तो फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि केर सांगरी आप बनाते हो। केर सांगरी वेस्टर्न राजस्थान में चलता है, तो मैंने उसके बारे में पढ़ रखा था कि मुझे लग रहा था कि यहाँ से पूछ सकते हैं। तो मैंने कहा सर बनाया नहीं है, बट मैंने खाया जरूर है। तो उसके बाद भी उन्होंने कि क्या इसमें स्पेशलिटी होती है, क्या न्यूट्रिशंस होते हैं, कहाँ पर उगता है, क्यों होता है। तो उन्होंने सारा कुछ वो पूछा, वो मुझे अच्छा एक आइडिया था। देन दूसरी चीज जो मैंने प्रेडिक्ट कर रखी थी, वो कर रखी थी मेरे बर्थडे से, कि 2 सितंबर को बर्थडे आता है, तो मे बी कुछ बड़ी इवेंट्स हुई होगी और ये पूछी जा सकती है। तो किसी भी मॉक में ये नहीं पूछा गया कि, तो 2 इवेंट हुई थी, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, इंटरिम गवर्नमेंट आई थी इंडिया की फर्स्ट। तो उन्होंने पूछा कि कैबिनेट मिशन कब आया, तो मैंने बताया। उसके कौन कौन से मेंबर्स थे, मैंने तीनों मेंबर्स बता दिए। उसके क्या रिकमेंडेशंस थे, मैंने वो भी बता दिए। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे कब था, तो मैंने वो भी बता दिया। तो वो एकदम सरप्राइज होगी कि इसको ये सब कैसे पता है, इतना हिस्ट्री का इसको नॉलेज। तो ये एक अच्छा उसमें से रहा। फिर एक राजस्थान के बारे में मैंने सोच रखा था कि राजस्थान का नाम जरूर पूछ सकते हैं ये। तो उन्होंने पूछा कि राजस्थान नाम कहाँ से आया, तो मैंने वो बता दिया कि सर इस तरह से एक बुक है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो वहां से उसका नाम आया। तो इन चीजों को देख के वो काफी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मेरा इंटरव्यू चला गया कि हाँ इसको पता है ये चीजें। तो ये मैंने कुछ कुछ चीजें प्रेडिक्ट कर रखी थी कि हाँ ये पूछ ले तो मैं इस तरह से जवाब दूंगा। तो इंटरव्यू में कहीं आपको कहीं इंटरव्यू में अटके भी या कोई कुछ इस तरीके से कुछ एंजाइटी? सर एक एक बीच में मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं स्पेक्स लगाता हूँ, मुझे पता नहीं था कि इंटरव्यू मास्क के साथ होगा। तो मास्क लगा हुआ था, ग्लव्स पहने हुए थे, 47 डिग्री टेम्परेचर था बाहर। तो हुआ क्या कि जैसे ही मास्क कुछ बोल रहा हूँ तो फॉग आ गया पूरा। हाँ हाँ तो हाँ, शुरू आ के जाता है। 3 मेंबर्स को मैंने फॉग के दौरान, मतलब फॉग में ही इंटरव्यू दिया, मुझे दिख नहीं रहे थे अभी। तो फोर्थ मेंबर बगल में जस्ट बैठे हुए, तो वो बोलते कि आप परेशान क्यों हो रहे हो। तो मैंने कहा सर परेशान नहीं हो रहा, बट फॉगिंग हो रहा है मेरे, तो इस वजह से दिख नहीं रहा मुझे क्लियरली। तो उसके बाद भी उन्होंने चश्मा नहीं हटवाया। वो डे wanted टू टेस्ट कि हाँ ये कितना प्रेशर सहन कर सकता है। बट जब उन्होंने क्वेश्चंस पूछे वही कैबिनेट मिशन वाले, तो मैंने बता दिए। तो फिर उनको लगा कि चलो सेटल्ड है, प्रॉब्लम्स आ सकती है इसमें, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज बताए। कोई ऐसे सीक्रेट्स, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी, कोइंसिडेंस रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशन, अप्स एंड डाउन्स? बहुत लंबी जर्नी रही है आपकी एक तरीके से। सर अप्स एंड डाउन्स तो काफी थे, बट एनी हाउ आई मैनेज टू सेल। जैसे बीमारी रही है लंबे टाइम खासतौर से तक। रचित, एक खासतौर से एक दो चीजें मैं इसमें, बड़ी एक मतलब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जब 5वें अटेम्प्ट में एक एस्पिरेंट अपना पेपर लिखता है, प्रीलिम्स का और मेंस का, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? एंजाइटी, प्रेशर को, मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप 5th अटेम्प्ट देने जा रहे थे? बिकॉज आपको पता लग रहा था कि भाई बहुत समय हो गया, अब डू और डाई टाइप सिचुएशन है। तो उस वक्त जब प्रीलिम्स का पेपर दिया तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मेंस का पेपर दिया तो क्या दिमाग में चल रहा था? मैं वो स्टेट ऑफ माइंड में घुसना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ ये। सर प्री जब लिखा तो आई कुड अटेम्प्ट ओनली 74 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। हम्म बाकी जो नहीं आते थे मैंने नहीं किए। तो जैसे ही वो अटेम्प्ट करने के बाद बाहर निकला, तो मैंने कॉल किया भैया को कि मेरा नहीं होगा। फिर हम्म उन्होंने पूछा क्यों, कि मैंने कहा 74 ही अटेम्प्ट किया है और मेरा। तो एकदम परेशान। तो फिर उसके बाद सी सेट लिखा, फिर उसके बाद रात में कहीं घूमने निकला। तो एक होता है ना कि आपकी ड्रीम सर्विस होती है कुछ, और आप देख के, भारत सरकार देख के सेंटी हो जाते हो। तो हम्म सिंस मैंने चेक नहीं किया था, तो मैं भारत सरकार देख के एकदम सेंटी हो गया कि आज ये गाड़ी छूट नहीं जाए उस टाइप से। हम्म। तो मतलब फिर मेरा एक
फ्रेंड है, उससे बात हो रही थी, उसके साथ ही मैं रुका था, तो मैं उससे यही बातें कर रहा था, मैंने चेक भी नहीं किया था कि यार मेरा हो नहीं हो, बट मुझे मेंस लिखना है, क्योंकि मेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बहुत मजा आता है यूपीएससी में। तो बस मुझे इतना भगवान करवा दे कि मैं मेंस लिख लूँ। 5वां अटेम्प्ट है, अगली बार पता नहीं मौका मिले ना मिले। तो फिर मैंने जब रात में चेक किया तो लकीली मेरा हो रहा था प्री। तो फिर उसके बाद जब मेंस होता है तो मेंस में आपके ऊपर इमेंस प्रेशर होता है कि हाँ, इस अटेम्प्ट में यू हैव टू डू और डाई। तो कोविड भी था उस टाइम, कोविड आ चुका था। तो मेंस में भी मुझे ये था कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, बिकॉज पिछली बार बहुत ज्यादा रखी थी और नहीं हुआ था, बुरा लगा था। आप क्या करो कि बी योर सेल्फ, बी नेचुरल, और जितना अच्छे से लिख पाओ उस आंसर को एक फीलिंग आप दे दो। तो अगर आप उस आंसर को फील एक दे दोगे, अपने दिल से लिखोगे, तो एक अच्छा आंसर निकल के आएगा। तो ये चीज मैंने ट्राई की, जैसे एथिक्स में मैंने ट्राई की। एथिक्स में तो मैंने यूपीएससी का माल यूपीएससी को ही चेपा, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो मैंने एंडिंग में जो कंक्लूजन लिखा, तो उसमें यूपीएससी का जो कोट पहले आया था ऐसे में वो लिखा, क्योंकि वो बहुत परफेक्ट बैठ रहा था उसमें। लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन। तो वहां से मुझे एक एडवांटेज मिला कि एथिक्स में अच्छे मार्क्स आए। तो आपको दिल से आंसर लिखना पड़ता है। देन उसके मेंस देने के बाद मैंने जीरो एक्सपेक्टेशंस रखी कि अब देखेंगे जो होगा। अब हमने अपना काम कर दिया है, अब मैं स्टेट सर्विस के लिए लग जाता हूँ थोड़ा सा एक बैकअप के लिए। तो मैं वहां लग गया, और स्टेट सर्विस का 2 दिन पहले बाद ही एग्जाम था और मेंस का रिजल्ट आ गया और मेरा हो गया। तो उस टाइम पे आपको ये रहता है कि चलो ठीक है, अभी निष्काम कर्मा जो आप पढ़ते हो ना, उसको रियल में इम्प्लीमेंट करके देखो। तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो समटाइम मैजिक हैपेंस। फिर वो स्टेट सर्विस का दिया, फिर आके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने लग गया। इंटरव्यू की प्रिपरेशन में भी यही होता है कि आपको लगता है कि फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो इंटरव्यू देने, वहां पर आपको मिलते हैं जो 4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं। वो कहते हैं मेरा 4 बार से नहीं हो रहा, मैं 3 बार से नहीं हो रहा, मैं पहले सर्विस में हूँ। तो वहां एक डाउट आता है। बट आप, मुझे ये था कि मैंने मेंस अच्छे से लिखा है, तो मेरा मेंस खराब नहीं हुआ, इंटरव्यू में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो चल जाएगा। तो वही चीज है कि आप ये मत सोचो कि कितना कंपटीशन है या मेरा कौन सा अटेम्प्ट है। आप ये सोचो कि हाँ, मैंने एक बेंचमार्क सेट कर रखा है कि मेंस में मुझे 850 लाने हैं, जैसे 850 अगर मैं ले आया तो मेरा कोई नहीं रोक सकता। तो वो मैंने ट्राई किया इस अटेम्प्ट में, और निष्काम कर्मा की ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं, बस मुझे ये था कि करना है, मेंस लिखना है, एनी हाउ, कुछ भी नहीं हो नहीं, ना हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिप्लाई। दो चीजें मैंने आपके इस आंसर से पिकअप की। पहली बात, आपने प्रीलिम्स के बाद कहा कि मेंस जरूर लिखने का मौका मिल जाए, क्योंकि उसमें जो मजा है, ये मजे वाली जो बात है ना, ये दिल से कनेक्ट होती है। कि जब तक आपको मजा नहीं आएगा तब तक, वो कहते हैं ना, मैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट बोलता हूँ। लोग कहते हैं पागल जो है, वो पागलपन को हम ऐसे एसोसिएट करते हैं जैसे वो कोई शराब पी के कुछ कर रहा, बट पागलपन एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसको अपने गोल, अपने जुनून के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। पागलपन इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट ऑफ एंड वेरी पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड, वेरी वो, उसको कुछ भी नहीं पता। तो वो एक जुनून, वो मजा से ही आता है। दूसरी जो बात आपने कही, जो भगवत गीता भी कहती है, निष्काम, मतलब विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट्स, कीप ऑन गिविंग। सो वेरी वेरी पावरफुल थॉट्स, वेरी वेरी पावरफुल थॉट्स। और मैं बड़ा ही आपसे बात करके बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा, और बड़ा ही इंप्रेस भी हुआ हूँ। और कई बातें जो आपने कही हैं वो मेरे दिल को छुई हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जाते जाते कोई लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं? सर, देयर इज नो ऑल्टरनेट टू हार्ड वर्क, एंड जो सक्सेस आपको मिलेगी, इट इज द बेस्ट रिवेंज एक्चुअली। अगर आपको लगता है प्रिपरेशन के दौरान आपके डाउन्स है, तो किसी को जवाब मत दो, सक्सेस को जवाब देने दो। देन आता है, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंड हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी रिक्वायर्ड है। और आपको जो भी इंग्लिश के है, कंसिस्टेंसी, क्यूरियोसिटी, वो चाहिए इसी के लिए। तो वो आप अपने में रखिए, गोल बहुत क्लियर रखिए कि मुझे क्यों करना है, और उसी के हिसाब से पढ़ाई करिए। निष्काम कर्म कीजिए, फल आपको मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट जरूर मिलेगा। तो यही मेरा मैसेज है एस्पिरेंट्स को। डोंट ओवर एक्सपेक्ट, थिंग्स विल हैपन एट द टाइम, बस आप कर्म किए जाइए। Thank you, Rachit. Thank you. Thanks a lot. It was pleasure speaking to you. And I also learned a lot of very, very interesting and powerful concepts which can not only be implemented in exams, but life में भी आप उनको implement कर सकते हैं.
And I, on behalf of the entire Disha team and lakhs of other aspirants who look up to you, we wish you all the best in life. And let's hope that you bring glory to the nation. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you so much, sir.